नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सेट नंबर थर्ड पे। तो एक दो आज तीसरा है, लेकिन आज चेंज है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। शुरू कर दे पहला प्रश्न से। स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में किसकी खोज की थी, यह पूछा हुआ प्रश्न है। तो रदरफोर्ड ने 1772 में नाइट्रोजन की खोज की थी। नाइट्रोजन की खोज 1772 ईस्वी में रदरफोर्ड ने की थी। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं, यानी जेड बराबर कितना 7। परमाणु इसका द्रव्यमान संख्या अगर बात करें, परमाणु द्रव्यमान ए से सूचित करते हैं परमाणु द्रव्यमान को, तो 14 होता है। नाइट्रोजन याद रखिएगा कि नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इसकी मात्रा वायुमंडल में 78%, 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, 78%। अगर दूसरी बात करें, ये तो पहला नंबर है वायुमंडल में, दूसरा नंबर पर बात करें कि वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा है 21%, 21%। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे प्रश्न बात को कि नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। लेकिन यदि ब्रह्मांड में पूछ दे, यूनिवर्स में, कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है, वहां पे नाइट्रोजन आंसर नहीं होगा। और ये बार बार प्रश्न पूछता है और कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। तो ब्रह्मांड में जब भी पूछेगा तो हाइड्रोजन, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। इसकी मात्रा है ब्रह्मांड में 73%। 73% जो है हाइड्रोजन पाया जाता है वायुवासी कहाँ, ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। पहला नंबर पे। अगर दूसरा बात करें तो हीलियम है। हीलियम है दूसरा मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला 25% हीलियम। तो अगर वायुमंडल में पूछे तो नाइट्रोजन, ब्रह्मांड में पूछे तो हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन की हम परमाणु संख्या 7 है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दें तो कुछ और बातें हमें यहाँ से निकल के आ जाएगी। नाइट्रोजन से 7 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या 2 5 हो जाएगा। ये बाहरी कक्षा हो गया, ए बाहरी कक्षा है, तो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम इसके ऊपर बात कर लें कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा, कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, और वैलेंस यानी संयोजकता कितना होगा नाइट्रोजन की। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को, बाहरी कक्षा को यानी बाएं कक्षा को संयोजी कक्षा ही बोलते हैं, उसी को बोला जाता है। जितने होगा बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन उसी को बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। कितना है 5 है तो 5। कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जो बाहरी कक्षा को छोड़कर जितना अंदर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है, तो बाहर को छोड़ दे तो अंदर में यहाँ पे 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों बराबर होता है तब जब बाहरी कक्षा में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन जैसे 4 से अधिक होता है तो वैलेंसी यानी संयोजकता जो होता है 8 में से जितना होता है उसको घटा लेते हैं, क्योंकि संयोजकता किसी भी तत्व की या तो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 और 4, 5 किसी की संयोजकता नहीं होती। तो क्या हो, इसकी बाहरी कक्षा में कितनी 5, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 हो तो ऐसे स्थिति में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वही संयोजकता होता है। लेकिन यहाँ पे 4 से ज्यादा है तो 8 में से घटा लेते हैं, तो 8 - 5 जितना रहता है उसको घटा लेते हैं, यानी 3। यानी नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नाइट्रोजन का परमाणुिक द्रव्यमान 14 है, ठीक है, दे रखा है। हाइड्रोजन का 1 है। तो अमोनिया की पूछ रहा है कि अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। आणविक द्रव्यमान मतलब अणु का द्रव्यमान। और एक अणु में बहुत सारे परमाणु होते हैं, कम से कम 2 परमाणु तो होते ही हैं, क्योंकि अणु का निर्माण परमाणु से होता है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक अणु है। तो इसमें परमाणु कितने हैं, बोले कि इसमें कितने परमाणु हैं, तो कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, यानी कुल कितने परमाणु 3 परमाणु है। अब इसका हम बोलेंगे कि इसका आणविक द्रव्यमान बताइए कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या करेंगे कि अणु में जितने परमाणु हैं उन सभी परमाणु के द्रव्यमानों का योग कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा वही उस अणु का आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। तो जैसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का
16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है, तो 16 दूना 32, 32, तो कितना रिजल्ट आ गया 44 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। 44 हो गया, यानी 44 यूनिट भी लिख सकते हैं, 44 यूनिट। अब हमें तो पूछा है किसका, अमोनिया का, तो जिस तरह से इसको निकाले उसी तरह अमोनिया को निकाल लीजिए। NH3 होता है अमोनिया, NH3। नाइट्रोजन का दे रखा है 14, ठीक है, तो 14 प्लस हाइड्रोजन का 1, लेकिन हाइड्रोजन है कितना यहाँ पे, हाइड्रोजन के 3 परमाणु है, तो 3 यानी 1 से 3 में गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 17। तो कितना है आंसर, क्या हो गया आंसर बी। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। कह कि किसी तत्व के परमाणु भार ज्ञात करने के लिए किस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो आप 9th 10th में एक डिफिनेशन याद किए होंगे, शायद याद हो जाएगा, या मैं बोलूंगा तो आपको याद आएगा कि किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग का कितना गुना है। याद आ गया, याद आ गया, अभी तक रटे होंगे, इसको समझते हैं। क्या बोल रहा है कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 12, हम जानते हैं 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। जो द्रव्यमान होता है ना परमाणु द्रव्यमान, वो AMU में ही होता है, एटॉमिक मास यूनिट। 12 होता है कार्बन का, ठीक है, तो 12 AMU बराबर यानी एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 1 AMU बराबर 1 AMU बराबर 1/12 गुने कार्बन, यानी कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा कितना आएगा 1 AMU आएगा। तो ये हम अभी बोल रहे हैं। अब बता हम क्या बोल रहे थे कि किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, और कोई भी तत्व ले लीजिए, जैसे हाइड्रोजन ले लें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कोई भी ले लीजिए, पोटेशियम, ठीक है। अब इसका परमाणु द्रव्यमान बताइए, हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, सोडियम का 23। हम क्या बोले अभी एक डिफिनेशन हमने क्या बोला कि किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या होती है, संख्या है 1, 4, 3, 7, 23 क्या संख्या है, संख्या जो यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, ये हाइड्रोजन एक परमाणु है, हाइड्रोजन का एक परमाणु, जैसे H लिखा है तो हाइड्रोजन का एक परमाणु, H2 लिख दें तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु हो जाएगा, ठीक है। एक परमाणु का जो भी आप याद करते हैं ना कि हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4 परमाणु द्रव्यमान, वो एक परमाणु का होता है ना, उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान। अब H2 रहेगा तो परमाणु द्रव्यमान उसका 2 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन को वहां 2 परमाणु आ जाएंगे। तो किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग यानी 1 AMU का कितना गुना है, ठीक है। तो कितना गुना है, जितना जो भी है उतना ही गुना है। ये 7 है तो इसका 7 गुना है, ये 23 है तो इसका 23 गुना है। यानी कह रहा है किससे तुलना की जाती है, हमें तो आंसर ये निकालना है, किससे तुलना करते हैं, कार्बन से करते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में खाली जगह होता है। देखिए ऐसा करते हैं कि परमाणु के बारे में हमें बात करनी है, ठीक है, और परमाणु के बारे में आगे भी 2-3 प्रश्न अभी आएंगे, परमाणु से प्रश्न 3-4 प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में। तो ऐसा करते हैं कि 2 मिनट 4-5 प्रश्न है ही, तो 4-5 प्रश्न पर एक एक करके बात करने से अच्छा है कि हम 2 मिनट परमाणु के बारे में हम आपको बता दें, उसके बाद 5 प्रश्न हम नहीं बनाऊं, आपको बोल दूं, आराम से सिर्फ हम दिखाएंगे, आपको खुद बन जाएगा। तो ऐसा कर देते हैं 2 मिनट परमाणु पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो परमाणु क्या है इस संदर्भ में पहला प्रयास किए, यानी परमाणु क्या है इस प्रश्न का जवाब देने का पहला प्रयास जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया। जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु किसी भी पदार्थ का अंतिम सूक्ष्मतम कण है, यानी परमाणु को अन्य कण में नहीं तोड़ा जा सकता है क्योंकि वो अंतिम कण है। तो यानी जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। ये बात जॉन डाल्टन 1818 में यानी 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में ये बात उन्होंने कही थी। अब ये जॉन डाल्टन का पहला प्रयास था, पूरी समाज मैंने सोसाइटी के बोले पूरा ये विश्व की बात करें तो पहला प्रयास था परमाणु के बारे में एक बात रखने के लिए। पहला बार किसी ने परमाणु के बारे में अपनी राय, अपनी ओपिनियन, विचार रखा, तर्क दिया, इससे पहले किसी ने नहीं दिया था। तो लोगों ने मान लिया कि जॉन डाल्टन सही कह रहे हैं, क्योंकि किसी ने कुछ कहा नहीं था अभी तक, पहली बार कोई ने कह रहा है, तो लोगों ने मान लिया कि ठीक है जॉन डाल्टन कह रहे हैं कि परमाणु क्या है अविभाज्य, तो लोगों ने मान लिया। लेकिन 19वीं सदी के अंत होते होते यानी 1898-99 में 3 वैज्ञानिक हुए
जे थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक, इन्होंने यह बात साबित कर दी कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बना है। और जैसी ये बात सामने आई तो अब कोई चीज है और किसी से मिलकर बना हुआ है, तो हम उस चीज को, उस पदार्थ को उस चीज में हम तोड़ भी सकते हैं जिससे मिलकर बना है। यानी परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, तो इसका मतलब है कि परमाणु को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तोड़ भी सकते हैं। और जे थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक, इन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज भी कर दी। तो ये बात अब सामने आ गई कि परमाणु विभाज्य है। तो जैसी ये बात सामने आई कि परमाणु विभाज्य है, तर्कों के साथ बात आ गई, इलेक्ट्रॉन की खोज भी हो गई, न्यूट्रॉन की भी खोज हुई, प्रोटॉन की भी खोज हो गई। तो जो जॉन डाल्टन का विचार था, उस विचार को खारिज कर दिया गया और फिर बात चली कि परमाणु क्या है, विभाज्य कण है। अभी भी बात वही है कि परमाणु विभाज्य है। अब तो बात यह आ गई, यहां तक जॉन डाल्टन ने बोला कि परमाणु अविभाज्य है, इन्होंने बोल दिया विभाज्य है, और बात सही भी है कि परमाणु विभाज्य है। अब प्रश्न आ गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से परमाणु का निर्माण हुआ है। तो प्रश्न ये उठ गई कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर विद्यमान कैसे, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो किस रूप में परमाणु के अंदर व्यवस्थित हैं, यानी परमाणु की संरचना को लेकर प्रश्न उठा दिया गया। अब इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आते हैं एक वैज्ञानिक, उनका नाम है थॉमसन, जे थॉमसन। उन्होंने विचार दिए, पहली बार इस परमाणु की संरचना के बारे में बात करेंगे, जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। थॉमसन साहब ने बताया कि परमाणु में धनावेश हर जगह विद्यमान है, यानी पूरी तरह से हर जगह धनावेश पूरा फैला हुआ है। और ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन, उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी 1897 में, जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और थॉमसन का जो परमाणु मॉडल आया वो 1898 में आई थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी, इलेक्ट्रॉन पता भी चल गया था कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। 1898 में थॉमसन का परमाणु मॉडल आता है, उसमें कहा जाता है कि धनावेश इलेक्ट्रॉन में हर जगह विद्यमान है और ऋण आवेश धनावेश के ऊपर जहां तहां बिखरे हुए हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया तरबूज का, कि तरबूज देखे ना, जैसे तरबूज की बात करें, उन्होंने बोला कि तरबूज, ठीक है, ये है तरबूज, देखते हैं कैसा लगता है ना। उन्होंने बोले कि तरबूज में जो लाल वाला भाग होता है ना, हर जगह लाल होता है, तरबूज काटे हैं ना, खाए हैं ना, तो जैसे हम तरबूज को काटते हैं तो जो लाल वाला भाग है वह क्या होता है, हर जगह पूरा लाल लाल रहता है, इस तरह से रहता है ना। उन्होंने इसी का एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह से तरबूज में जो लाल वाला भाग है वो हर जगह विद्यमान है, जिसे हम खाते हैं, है ना, ऐसे विद्यमान है। तो परमाणु में धनावेश हर जगह क्या है, फैला हुआ है, हर जगह विद्यमान है। और इलेक्ट्रॉन जो है जहां तहां बिखरे हुए हैं, धनावेश के ऊपर फैले हुए इस तरह। किसने बताया, ये बात की है थॉमसन ने। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिए कि जिस तरह से खीर जब बनाते हैं, खीर खाने के लिए खीर जो बनाते हैं ना, उसमें दूध डालते हैं तो दूध क्या होता है, खीर में पूरी तरह से फैल जाता है। उन्होंने बोला कि जिस तरह से खीर में दूध हर जगह फैल जाता है, हर जगह विद्यमान रहता है, उसी तरह परमाणु में धनावेश हर जगह उपलब्ध है, हर जगह विद्यमान है। और ऋणावेश उसी तरह जहां तहां है, जिस तरह खीर में आप किशमिश डालते हैं तो किशमिश क्या होता है, जहां तहां बिखर जाता है, उसी तरह ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन जहां तहां बिखरा हुआ है। ये बात की है थॉमसन साहब। जैसी ये थॉमसन ने ये बात रखी तो एक वैज्ञानिक हुए रदरफोर्ड को डाउट हुआ कि थॉमसन सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस समय रदरफोर्ड के पास कोई तर्क नहीं था कि थॉमसन के इस मॉडल को गलत साबित करे, खारिज कर सके। खारिज करने के लिए तर्क होनी चाहिए। अब वैज्ञानिक है भाई, वैज्ञानिक की बात है, वैज्ञानिक काटेगा तो तर्क के साथ करेगा, काटेगा उसको हवा में तो नहीं काटेगा, लोग मानेंगे भी नहीं हवा में बात करेगा तो रदरफोर्ड को सही तो नहीं लगा। तो क्या किए, रदरफोर्ड ने प्रमाण जुटाने लगे, तर्क जुटाने लगे कि हम इसको कैसे गलत साबित करें, सच में ये सच है या नहीं, ये जो बोल रहा है वो सच में है या नहीं। तो रदरफोर्ड ने क्या किए, इसे समझते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड ने थॉमसन के परमाणु मॉडल को मानने की, चलिए ठीक है, कुछ समय के लिए हम मानते हैं कि थॉमसन ने जो कहा वो ठीक है, मान लेते हैं,
कुछ समय के लिए ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एक सोना का पतला सा परत, मतलब पन्नी की समान सोना का लिया, सोना का ये परत है, पतला एकदम, बहुत पतला, एकदम पन्नी के समान, और इसका ये क्या है, सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है। अब उन्होंने क्या किया कि एक अल्फा कण लिया, यहाँ पे अल्फा कणों का स्रोत लिया, बहुत सारे अल्फा कण गुजारा, अल्फा कण, ये अल्फा कण जो है बहुत अति ऊर्जावान कण है, यानी इसमें एनर्जी बहुत है, वेरी हाई एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे एक उन्होंने पर्दा लगाया, इस पर गतिविधि को देखेंगे। रदरफोर्ड ने क्या किए कि मान लिए कि ठीक है, अगर जे थॉमसन सही है, थॉमसन का जो परमाणु मॉडल वो सही है, तो क्या होगा, जैसे हम अल्फा कण को गुजारेंगे, अल्फा कण धनावेशित कण है, और वो कह रहे हैं, थॉमसन कह रहे हैं कि हर जगह जो है, यानी परमाणु में हर जगह धनावेश फैला हुआ है, ए भी इसमें हर जगह धनावेश है, अल्फा कण खुद धनावेशित कण है, जैसे ही अल्फा कण इसके पास आएगा तो क्या होगा, एक दूसरे को क्या कर देंगे, विक्षेपित करेंगे, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अल्फा कण धनावेशित है, थॉमसन के अनुसार ए हर जगह इसमें आवेश है, पॉजिटिव धनावेश है। तो रदरफोर्ड को लगा कि जैसे हम अल्फा कण यहां से छोड़ेंगे तो क्या होगा कि अल्फा कण वापस लौटेंगे, विक्षेपित हो जाएंगे जिधर तिधर, इसको पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही अल्फा कण को उन्होंने यहां से छोड़ा तो लगभग सारा अल्फा कण इसको पार कर दिया। जैसे ही छोड़ा और रदरफोर्ड को दिमाग एकदम ठनका कि सच में जे थॉमसन सही नहीं बोल रहा था, ठीक है, ये बहुत बड़ा हो गया, छोटा ले लीजिएगा, इसको सारा जो है पार कर गए। तो रदरफोर्ड को लगा कि सच में जे थॉमसन का बात सही नहीं था, बहुत सारे अल्फा कण गुजारे। उन्होंने संख्या भी बताया कि 20,000 में से एक अल्फा कण वापस लौटा। वो में कौन अल्फा कण, जो परमाणु के एकदम ठीक बीच से जाकर टकराया, यानी जो परमाणु के एकदम ठीक बीच से, जो परमाणु के एकदम जाके एकदम ठीक बीच से यहाँ पे टकराया, इसके साथ जो केंद्र था, ठीक है, जो बीच से थोड़ा सा ऊपर टकराया वो क्या हुआ, विक्षेपित हो गया ऐसे। और लेकिन एकदम ठीक एकदम जी जो बीच जाके इस केंद्र से टकराया, वो जिस डायरेक्शन में गया 180 डिग्री से आया और वापस 180 डिग्री से लौट गया। संख्या भी बता दिया उनके, 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा हुआ। तो रदरफोर्ड को लगा कि थॉमसन सच में गलत बोल रहा था। अगर सच में हर जगह धनावेश होता तो हर कण, जितना भी अल्फा कण होता, सबको वो विक्षेपित कर देता। यहां तक स्पीड भी कम नहीं हुई। जो अल्फा कण है, मान लीजिए इससे टकराएगा, कोई भी चीज टकराता तो उसकी स्पीड घटती है थोड़ा बहुत, लेकिन स्पीड भी कम नहीं हुआ अल्फा कण का। इन सारे बातों को उन्होंने देखा और इन्हीं बातों को आधार बनाकर एक निष्कर्ष के तौर पर उन्हें नाभिकीय मॉडल दिया। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल फिर आया, जिसके तहत रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु में जो धनावेश है, परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश है वो सिर्फ उसके केंद्र में है, संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में है, और अधिकांश द्रव्यमान भी उसके केंद्र में ही है। क्योंकि जब अल्फा कण टकरा कर वापस लौट गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भारी चीज है, यहाँ पे द्रव्यमान है जो अल्फा कण उससे टकरा कर वापस लौट गया, और शेष जगह परमाणु का अधिकांश जो भाग है वो खाली पड़ा हुआ है। ये बात रदरफोर्ड ने की, और इस केंद्र को ही रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया कि नाभिक में संपूर्ण जो परमाणु का जो धनावेश है वो नाभिक में है, और अधिकांश द्रव्यमान भी नाभिक में ही है। थॉमसन ने बताया थे क्या कि इलेक्ट्रॉन जहां तहां बिखरे हुए हैं धनावेश के ऊपर। रदरफोर्ड ने बोले कि नहीं, धनावेश जो इलेक्ट्रॉन है वो जहां तहां बिखरे हुए नहीं है, वो धंसे हुए नहीं है धनावेश के ऊपर, जो बताया था ना वो यहाँ पे कि धनावेश जो है धंसे हुए हैं। इन्होंने बोला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ये परमाणु है, इसका नाभिक है, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और बीच में है नाभिक जो कि धनावेशित है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इस तरह से ये रदरफोर्ड ने बताया। लेकिन रदरफोर्ड का ये जो परमाणु मॉडल है, जो नाभिकीय मॉडल, उसमें दोष भी है।
रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगा रहा है, धनावेश नाभिक में है, यानी नाभिक की उन्होंने खोज भी की। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगा रहा है तो उसकी एनर्जी लॉस हो रही है कि नहीं। यदि लॉस हो रही है तो एक समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी समाप्त हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाना रुक जाए करना, मतलब चक्कर लगाना छोड़ देगा, और पूरा जो परमाणु की स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इस बात को उन्होंने बताया ही नहीं। इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा तो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, एनर्जी का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में कैसे व्यवस्थित है, कुछ भी नहीं बताया। यानी सीधे बोले एक बात में, तो रदरफोर्ड ने परमाणु की अस्थायित्व के बारे में बात नहीं की। इसके बाद आते हैं बोर साहब, बोर का परमाणु मॉडल आता है, उसमें वे रदरफोर्ड के जो दोष है उसी दोष को दूर करने के लिए बोर साहब अपनी मॉडल लाते हैं, और उस मॉडल में वो स्पष्ट कर देते हैं दो बातें जो कि रदरफोर्ड नहीं स्पष्ट कहते हैं। उन्होंने किया कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है नाभिक के चारों ओर, तो सही बात है, रदरफोर्ड ने सही बोला, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस नहीं होती है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस नहीं होती है, वो निश्चित एनर्जी के साथ चक्कर लगाता है, यानी परमाणु की जो संरचना है वो स्टेबल रहेगी सब दिन, उसकी समाप्ति नहीं होगी, वो कोलैप्स नहीं करेगा। दूसरा उन्होंने बताया कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन ही विद्यमान है, कक्षा के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं विद्यमान है। जैसे परमाणु में कक्षाओं को के एलिमेंट से सूचित करते हैं, ये नाभिक है, ये क्या है, कक्षा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। तो उन्होंने बताया कि पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के बीच में जो खाली जगह है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉन कक्षा में ही रहते हैं। ये बात किन्होंने बताया, बोर साहब ने। अब हम प्रश्न ले लेते हैं और सारा प्रश्न बना लेंगे, ठीक है। इसलिए हम 2 मिनट 3-4 मिनट बात कर लिए कि ताकि आगे आने वाले सारे प्रश्न आपसे बन जाए, ठीक है। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, 1 मिनट ये बात कर लेते हैं कि अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की खोज की बात की है, प्रोटॉन की भी खोज होगी, न्यूट्रॉन, सब जगह समझिए कि सबकी खोज हो गई, ठीक है। परमाणु रदरफोर्ड ने नहीं किए थे सबकी खोज, रदरफोर्ड ने क्या, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड? रदरफोर्ड, है ना। अधिकांश जगह गोल्डस्टीन लिखा रहता है, तो क्या बोलते हैं एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ, लेकिन सच में तो यह है कि रदरफोर्ड ठीक क्या बोलते हैं प्रोटॉन की खोज की है। गोल्डस्टीन ने तो सिर्फ विचार रखे थे। विचार क्या रखे थे कि परमाणु जो होता है उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में, इलेक्ट्रॉन है ऋण आवेशित कण। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, 1 मिनट और बात कर लेंगे तो पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। थोड़ा सा कि ये बात हो गई कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बार बार पूछेगा अभी प्रश्न है भी पूछा हुआ। इसकी खोज की है जे थॉमसन, इसको खोज की है रदरफोर्ड, इसकी खोज की है चैडविक। ये की 1897 में, ये 1920 में, ये 1932 में न्यूट्रॉन की खोज। अब देखिए यहाँ पे बात ये आती है कि प्रोटॉन की खोज सच में गोल्डस्टीन की है या रदरफोर्ड। तो बात दो व्यक्ति की आती है, गोल्डस्टीन और एक रदरफोर्ड। गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, क्या हुआ से समझती है, बात को समझ लेते हैं तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। गोल्डस्टीन ने बताए, गोल्डस्टीन ने बताया कि परमाणु जो होता है, जैसे परमाणु किससे बना है, परमाणु है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मिलने से बना है। परमाणु है उदासीन, वह परमाणु क्या है, उदासीन, उदासीन परमाणु उदासीन है। 1897 में जे थॉमसन ने खोज की है इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन की है ऋणावेशित कण, यानी इसमें निगेटिव चार्ज है, ऋणावेशित कण, ऋणावेशित कण। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि नहीं, परमाणु है उदासीन और इलेक्ट्रॉन जो कि उसका पार्टिकल है परमाणु का, और उसका कण है, उसी से मिलकर बना है, और वो क्या है, ऋणावेशित। तो परमाणु कैसे उदासीन हो सकता है? तो गोल्डस्टीन ने बात रखी कि इसका मतलब है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बराबर संख्या में बराबर, और आवेश भी इलेक्ट्रॉन की जितना आवेश है उतना ही आवेश वाला एक और कण है। तो क्या होगा कि क्या बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर हम करें, अगर ए उदासीन आ जाए तीनों को मिलाकर, यानी चार्ज 0 आ जाए, इसका मतलब परमाणु उदासीन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, -1.1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब होता है।
अब क्या बोलते हैं, गोल्डस्टीन ने क्या बोला, गोल्डस्टीन ने बोला कि जितना इसका आवेश है उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही एक और कण होगा जिसका आवेश इतना ही होगा लेकिन प्लस में वो होगा, और संख्या भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी बराबर होगी। तब क्या होगा, ई और ई एक दूसरे को काट देंगे और न्यूट्रॉन जीरो है ही है, उदासीन मतलब उस पर जीरो आवेश है। तो बाद में इन्होंने सिर्फ विचार दिया, आगे चलकर रदरफोर्ड ने वो बात बता दी कि दरअसल वो कण जो है प्रोटॉन है। तो इन्होंने सिर्फ विचार रख दिए जो कि सही था, लेकिन ये विचार रख के सूत गए आराम से, इन्होंने खोज कर दी। प्रोटॉन पे भी कितना आवेश है, इतना ही आवेश होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, और न्यूट्रॉन पे जीरो आवेश। ए और ए कट गया तो पूरा परमाणु पर जो चार्ज हुआ वो जीरो, यानी परमाणु क्या हो गया, उदासीन हो गया। ठीक है, याद रखिए थोड़ा सा। और अब देख लेते हैं, प्रश्न पे बात कर लेते हैं कि सामान्यतः परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो परमाणु के नाभिक में जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों चक्कर लगाता रहता है। प्रोटॉन क्या है, धनावेशित कण है, और न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं, इन दोनों को सम्मिलित रूप से बोलते हैं न्यूक्लियन। याद रखिएगा न्यूक्लियन, 12 प्रश्न पूछता है कि कौन न्यूक्लियन का पार्ट नहीं है, और सब पूछ देगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से बोलते हैं न्यूक्लियन। किसी भी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। यानी जैसे सोडियम की परमाणु संख्या 11, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या 11। लेकिन परमाणु द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। जैसे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, तो क्या हो गया, उसमें परमाणु संख्या 11 है तो प्रोटॉन की संख्या 11 हो गया। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, तो उसमें 12 प्रोटॉन हो गया। तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग, यानी दोनों को जोड़ देंगे। अब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगा, तो नाभिक में है क्या, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखिएगा इतना तो समझा दिया आप लोगों को, अब हाल प्रश्न बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्या है, छठा प्रश्न, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप खाली जगह की खोज हुई। यही बात की है, किसकी खोज हुई, नाभिक की खोज हुई। अब तो बात करने की जरूरत नहीं है ना, सब एक बार हम बात कर लिए, इसीलिए कि बार बार बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम एक बार बात कर लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के समतुल प्रति द्रव्य कणों को खाली जगह कहा जाता है। यहां पर देखिए प्रति द्रव्य यानी एंटी मैटर है ना, द्रव्य मतलब पदार्थ, मैटर। देखिए मान लीजिए कि कोई ए तत्व है, पदार्थ है, ठीक है, इसका यदि एंटी कोई मैटर होगा, कोई पदार्थ का यदि प्रतिकण होगा यानी एंटी पार्टिकल होगा। मान लीजिए कि ए एक पदार्थ है, इसका कोई मान लीजिए कि एंटी कोई पदार्थ है यानी प्रतिद्रव्य है, तो इसका द्रव्यमान इस द्रव्यमान के बराबर ही होगा, यानी जो सामान्य पदार्थ है उसके द्रव्यमान के बराबर होगा। लेकिन दोनों का गुण अलग अलग होगा और आवेश भी दोनों का अलग अलग होगा। यदि ये सामान्य जो पदार्थ है वो यदि पॉजिटिव है उस पर चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और दोनों की गुण अलग अलग होगा। और अधिकांश हर कण का एक एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन। अब देखिए इस पर क्या है, पॉजिट्रॉन पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या है, ऋणावेशी, तो उसके अपोजिट होगा उस पर चार्ज, तो पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी एंटी पार्टिकल क्या होता है, यानी समान जो पदार्थ है उसके गुण से विपरीत उसमें गुण होता है, उसका द्रव्यमान दोनों के द्रव्यमान के बराबर लेकिन चार्ज अलग अलग होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, लिखा हुआ कि नेट आवेश के साथ एक उप परमाणु का मतलब परमाणु जो है उसके पार्टिकल, जैसे कहते हैं ना शाखा उप शाखा, उसी तरह उप परमाणु यानी परमाणु के कण, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो उदासीन है, यहाँ पे लिखा उदासीन, यहाँ पर धनात्मक, यहाँ पर ऋणात्मक, तो इलेक्ट्रॉन है क्या, ऋण आवेशित कण है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, याद है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, यहाँ पे 7 है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का 8। बोरॉन का परमाणु संख्या 5, परमाणु द्रव्यमान 10.8 यानी 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या कितनी है 5 और परमाणु द्रव्यमान कितना है 11। तो अभी हम एक बताए थे कि अब देखिए यहाँ पे बोरॉन है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना चाहिए, अभी बताएं कि परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु संख्या वही होता है जो उसमें प्रोटॉन की संख्या होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या कितना होगा इसमें, जो परमाणु संख्या है, यानी प्रोटॉन की संख्या क्या होगा 5।
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है उदासीन कण में। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 5 होगा, यानी P बराबर E होता है। जो प्रोटॉन होता है वही, यानी Z बराबर भी P होता है, यानी Z बराबर P बराबर E। जो परमाणु संख्या था वही प्रोटॉन की संख्या, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा देते हैं। तो 11 में से 5 घटाएंगे तो 6, तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितना होगा, 6। बोरॉन जो है उपधातु है। ऐसे सामान्यतः जो होता है कि बाहरी कक्षा में यदि 1, 2 और 3 हो इलेक्ट्रॉन तो धातु होता है, लेकिन बोरॉन के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये उपधातु है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कैसे होगा, 5 है तो 2, 3, यानी बाहरी कक्षा में 3, लेकिन ये बोरॉन जो है उपधातु है। बाहरी कक्षा में 3 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, अभी बात किए थे पीछे। कोर इलेक्ट्रॉन जो अंदर वाली कक्षा में 2, और वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एल्युमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, एल्युमिनियम यानी एल का संकेत क्या होता है एल्युमिनियम का, एल। परमाणु संख्या 13, परमाणु द्रव्यमान 27। अब देखिए एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 है और 27 है, तो बता दीजिए इसमें प्रोटॉन कितना, इलेक्ट्रॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना, बता सकते हैं। ये भी प्रश्न पूछता है बहुत, अभी बताइए कैसे निकालते हैं, बता दीजिए। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, अभी बता दें। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन 1897, प्रोटॉन का 1920 रदरफोर्ड नाभिक की भी खोज की, साथ में प्रोटॉन की भी। न्यूट्रॉन की खोज की है किसने, चैडविक ने 1932 ईस्वी में, चैडविक, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन क्या है, आवेश रहित कण है, यानी आवेशहीन कण, इस पर आवेश नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों साथ में कहाँ पाया जाता है, परमाणु के नाभिक में। अभी न बताते हैं ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है नाभिक में, इधर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों साथ में पाया जाता है नाभिक के अंदर, और दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा ये भी थोड़ा बात कि जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है ना, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। दोनों का द्रव्यमान एक ही होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है। कितना होता है, 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg। ठीक है, इसका भी द्रव्यमान उतना ही होता है जितना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के बराबर होता है, तो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। सल्फर के लिए प्रतीक क्या है, सल्फर यानी संकेत बताना। सल्फर के लिए क्या होता है, एस, सल्फर का एस। परमाणु संख्या कितना होगा सल्फर का, परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं यानी 16। द्रव्यमान संख्या कितना होगा, यानी द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित करते हैं, द्रव्यमान संख्या 32। बाकी 16 पर 32 हमारे पास है, तो बहुत चीज हम निकाल सकते हैं, जो निकालना बता दिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस निकाल सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या भी निकाल सकते हैं। निकाल लीजिए, एक बार तो बता ही दिए। एस बी क्या है, ये तो एंटीमनी है, SN 3 है। ठीक है, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित, यानी केरोसिन क्या होता है, तेल होता है, जो मिट्टी का तेल बोलते हैं ना, में क्यों संरक्षित किया जाता है। कि तो 9th 10th में खूब प्रश्न याद रहता था नहीं, कि सोडियम को क्या करते हैं, डुबा के रखते हैं। क्यों डुबा के रखते हैं बताइए, पूछ रहा कि क्यों डुबा के रखते हैं, है ना, डुबा के तो रखते हैं, क्यों। तो सोडियम जो होता है बहुत अभिक्रियाशील धातु है। ये जैसे ही हवा के संपर्क में या पानी के संपर्क में आता है उससे अभिक्रिया कर लेता है। पानी के संपर्क में जाएगा तो विस्फोट करेगा, हवा में आएगा जलना शुरू कर देगा, इसलिए इसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। अब आपके मन में आएगा क्या सर केरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो केरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ कई बार प्रश्न है कि किसमें ऑक्सीजन नहीं होता, तो केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। और क्या है सोडियम के बारे में, सोडियम का संकेत Na होता है, परमाणु संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान 23। उसमें जब 11 और 23 पाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी निकाल लीजिए। सोडियम एक सबसे क्या है, मुलायम धातु है, जिसे चाकू से आसानी से काटा जाता है। ये तो खूब याद होगा 9th क्लास से ही आपको। जे चैडविक, अभी बात की कि जे चैडविक ने किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की, है ना। यहाँ पर लिखना है कि जे चैडविक ने किस उप परमाणविक कण की खोज, उप परमाणविक मतलब परमाणु के जो पार्टिकल है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसी में से पूछ रहा है कि किस पार्टिकल की खोज की, तो न्यूट्रॉन की खोज की। किस ब्रिटिश कब की थी, बात किया था ना 1932 में। अब देखिए किस ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1906 में इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जे थॉमसन को सम्मानित किया गया था। जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसी के लिए, इस कार्य के लिए जे थॉमसन को 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला। रदरफोर्ड को भी मिला, नाभिक के बारे में संरचना बताई,
है ना, परमाणु के नाभिक के बारे में बताया। तो इसके लिए रदरफोर्ड को 1908 में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। नील्स बोर, बोर का परमाणु मॉडल है ना, बोर साहब ने बोर का परमाणु मॉडल दिया, जो कि रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल में दोष था, उस दोष को उन्होंने दूर किया और परमाणु की संरचना को स्पष्ट की, यानी उसके अस्थायित्व को बताया। तो इसके लिए भी बोर को भी मिला 1900, यानी बोर साहब को मिला 1922 में नोबेल पुरस्कार। चैडविक को भी न्यूट्रॉन की खोज के लिए इन्हें पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला 1935 में। ठीक है, 1935 में। खोज कब किए थे न्यूट्रॉन की, 1932 में। पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार 1935 में। यहाँ पे नोबेल पुरस्कार लिखा, तो एक जीके का पॉइंट भी याद कर लीजिए। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में मिलता है, 6 क्षेत्रों में मिलता है, जिसमें एक क्षेत्र तो यहाँ लिखा हो भौत की, 5 और क्षेत्र बना बताइए, कमेंट में बताइए, है ना। याद है तो, नहीं याद है तो दोस्त से पूछिए, क्योंकि दोस्त से पूछना था तो आपका वीडियो क्यों देख रहे हैं, आप ही बता दीजिए, तो हम ही बता दें, बता देते हैं। एक तो भौतिकी हो गया, एक रसायन का क्षेत्र यानी रसायन विज्ञान, साहित्य में, चिकित्सा में, शांति में, और एक अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इस तो हम लोग बात कर लिए, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ऋण आवेशित कण है, जिस पर चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, माइनस में, है ना। द्रव्यमान की बात करें इलेक्ट्रॉन का, तो 9.1 × 10⁻31 kg होता है, kg, ठीक है, 10⁻31 kg, ये द्रव्यमान की बात की। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटती है, बढ़ती है, कुछ नहीं होती है, स्थिर रहती है। ये किसने बताया, बोर साहब ने। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन में। प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, है ना। कितना होता है चार्ज, उतना ही जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, लेकिन इसमें पॉजिटिव होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है, द्रव्यमान तभी बताया था 1.6 × 10⁻27 kg। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में पाया जाता है। प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन की जो संख्या होता है नाभिक में, वही किसी भी तत्व का परमाणु संख्या होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होता है, दोनों का योग करेंगे तो किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकल जाता है। ठीक है, जिन उप परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होता है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। अभी बताए थे कि एक पार्टिकल है, यानी एक कण है या एक पदार्थ है, यदि उसके गुण के विपरीत अगर उसमें दूसरा पदार्थ है, तो उसको हम बोलेंगे एंटी पार्टिकल, यानी प्रतिकण बोलेंगे, जिसका क्या होगा, इसका द्रव्यमान तो इसके बराबर होगा, लेकिन इसका प्रॉपर्टी जो होगा इसके विपरीत होगा, इस पर आवेश भी विपरीत होगा, तो जो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिकण बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन है, पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, प्रतिकण बोलते हैं। यहाँ पे पॉजिट्रॉन मत मार दीजिएगा, पॉजिट्रॉन तो एक विशेष कण का प्रतिकण है। यहाँ पे पूछ रहा है एक समान रूप से जिन उप परमाणु कणों में, बहुत सभी उप परमाणु कणों के एक एंटी पार्टिकल होता है। ठीक है, पॉजिट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पूछ रहा है उसे कहते क्या है, तो एंटी पार्टिकल कहते हैं, प्रतिकण कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, अभी बात की, कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु मौजूद, ये पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन इन 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से किसको छोड़कर सब में पाया जाता है, ये प्रश्न है। यहाँ पर न्यूट्रॉन, यहाँ पर खाली जगह देना चाहिए था उसको, है ना। न्यूट्रॉन किसको छोड़कर सभी में पाया जाता है, तो देखते हैं। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या बताए थे अभी, कि मान लीजिए कि इसे सोडियम है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन को हम निकालने के लिए ही बताए थे, क्या बताए थे, कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्रोमियम में क्या है, 24, क्रोमियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 24, परमाणु द्रव्यमान होता है 52। तो ये परमाणु संख्या है, वो क्या है, प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो देखिए ये जो द्रव्यमान संख्या क्या है, ए, द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित करते थे, ए बराबर P + N होता है। अच्छा, द्रव्यमान संख्या में इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, इसलिए द्रव्यमान संख्या निकालते समय, यानी पूरा परमाणु का द्रव्यमान निकालते, परमाणु से बना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मिलने से, लेकिन हम जब पूरा जोड़कर उसका द्रव्यमान निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ते नहीं, उसको हटा देते हैं, क्योंकि उसका द्रव्यमान नगण्य होता है, हम 0 के बराबर होता है, इसलिए उसको जोड़ते नहीं। ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है खाली। तो क्या है, यहाँ पे 52 दिया हुआ, ये हमारे पास है, प्रोटॉन मेरे पास 24 है, एन हमें निकालना है, तो एन बराबर क्या होगा, 52 में से 24 घट जाएगा, तो कितना आएगा 8, यानी और 4 में से 2 यानी 28। तो यानी
क्रोमियम में तो है ना न्यूट्रॉन की नहीं है, हमें तो ये बात करना है ना कि किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाएगा, तो क्रोमियम में तो है, कितना है ना न्यूट्रॉन। अब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक, परमाणु द्रव्यमान एक, तो जो परमाणु संख्या वही प्रोटॉन की संख्या हो गई, यानी प्रोटॉन की संख्या 1। न्यूट्रॉन की संख्या हमें हाइड्रोजन में बताना है, तो कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, तो 1 - 1 यानी 0, यानी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती। याद रखिए, बार बार ये प्रश्न पूछता है, कई जगह प्रश्न पूछा हुआ है कि किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। बाकी आप सब में देखिए कार्बन 6 12 है, तो 12 में 6 घटाइए तो उसमें 6 न्यूट्रॉन। मैग्नीशियम 12 होता है परमाणु संख्या, 24 द्रव्यमान हो तो 24 में से 12 घटाएंगे आ जाएगा। देखिए हाइड्रोजन में क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। लेकिन हाइड्रोजन का सिर्फ एक, अगर समस्थानिक की बात कर दें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो ये H11 है, प्रोटियम है, लेकिन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में पाया जाता है। उसमें ड्यूटेरियम में क्या होगा, H12 होगा, और प्रोटियम में वो H13, वहाँ 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 3, यानी कार्बन हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है ना, एक तो H11 हो गया, इसको बोलते हैं प्रोटियम, H12 को बोलते हैं ड्यूटेरियम, H13 को बोलते हैं क्या, ट्राइटियम। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या तो हो जाएगा, इसमें 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। इनमें तो पाया जाता है लेकिन इसमें नहीं। मूल रूप से बोलेगा तो जब भी प्रश्न आएगा हाइड्रोजन ही आता है, कई बार आया हुआ प्रश्न आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। ऐसे कैथोड किरण की खोज पहली बार किए थे विलियम क्रूक ने, लेकिन प्रयोग किए थे जे थॉमसन ने। उन्होंने प्रयोग इसलिए किया था, वो देखना चाह रहे थे कि कैथोड किन कणों से बना हुआ है। तो जब प्रयोग किया उन्होंने पाया कि कैथोड ऋण आवेशित कणों से बना हुआ है, और एक कण परमाणु से भी छोटे हैं। जबकि क्या जॉन डाल्टन जो शुरू में बात किए थे कि उन्होंने बोला कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु सबसे छोटा कण है, लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं, कैथोड किरण तो ऋणावेशित कणों से बना है और वो जो है परमाणु से भी बहुत छोटे छोटे हैं। और इन्हीं ऋणावेशित कणों को मतलब उन्होंने कणिका नाम दिए थे जे थॉमसन ने, जिसे आगे चलकर इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो इलेक्ट्रॉन अलग नहीं, कैथोड किरण अलग नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉनों का समूह है, इलेक्ट्रॉनों का पुंज गुच्छा है। यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो कि कैथोड से एनोड की ओर होता है, उसे हम बोलते हैं कैथोड किरण। कैथोड किरण क्या होता है, ऋणावेशित होता है, ठीक है, उस पर भी निगेटिव चार्ज होता है। कैथोड किरण अलग है ही नहीं, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों का समूह है। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है तो कैथोड किरण भी ऋणावेशित है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल खाली जगह का वर्णन नहीं करता। बोले थे ना, क्या नहीं वर्णन करता है, ये इस बात को नहीं बताता है, परमाणु की अस्थायित्व के बारे में नहीं बताता है। खाली उन्हें रदरफोर्ड ने बता दिए थे कि परमाणु घूमता है नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन बोलो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, लेकिन कैसे घूमता है, उसकी एनर्जी लॉस होती है नहीं, ये बात नहीं बताया था। बात किए थे कि कौन बताया, फिर जाके बोर साहब ने बताए थे। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु की अस्थायित्व के बारे में बात नहीं करता था, ये हम बात किए अभी थोड़ा देर पहले। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई, तो परमाणु के नाभिक की। इसलिए हम 2-3 मिनट पहले ही बात कर लिए थे, ताकि आपको समझा, प्रश्न दिखाएंगे आपको समझ आ जाएगा, ऐसा समझ गए ना। इसलिए तो रदरफोर्ड बताया था ना, कहाँ चल गया रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ये बात किए थे ना। ये सारा सोना का क्या लिए थे, पतली लिए थे, परत लिए थे, ये सब बात तो कर लिए, इसलिए सब हम दिखा दिए थे, समझा दिए थे। आपको दिखाने के चक्कर में प्रश्न भूल गए। चलिए, किसी परमाणु कक्ष में, ये तो नहीं था, कहाँ थे हम लोग, देख लेते हैं। हाँ, इससे पीछे था रहा, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम से क्या नहीं हुई, परमाणु के खोज हुई ना, ये तो बात कर लिए। रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों की एक पतली पर डाला गया था। प्रश्न थे हम लोग कहाँ, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो हो गया 22 भी हो गया। हाँ, परमाणु की अस्थायित्व नहीं बात किए। परमाणु की नाभिक की खोज हुई, ये भी बात कर लिए। उन्होंने बताया था कि जो है धनावेश जो है कहाँ है, नाभिक में है ना, नाभिक के बारे में उन्होंने बताया था। और वो क्या किए थे, रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को कहाँ, किस पर डाला गया था, अल्फा कणों कहाँ डाला, अभी देख इमेज दिखाए ना, अल्फा कणों के एक सोने की पतली जो पन्नी के समान लिए थे, उसी पर क्या किया था, एक सोना का परत लिए थे एकदम पतला सा, यानी सोने की पन्नी पर, ठीक है, अल्फा कणों को गुजार कर उन्होंने ही देखा था। इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक माना जाता है, यानी नाभिक के बारे में किसने बताया, रदरफोर्ड ने। इसलिए रदरफोर्ड को क्या बोलते हैं, भौतिकी यानी नाभिकीय भौतिकी का जनक मानते हैं, ठीक है।
किसी परमाणु, ये सब हम जो प्रश्न अभी 2-3 हम निकाल दिए, हाल ही निकाल दिए, क्योंकि हम इसके बारे में 5 मिनट पहले ही समझा दिए थे। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? एक कह रहा है कि किसी भी परमाणु की कक्षा में, परमाणु की कक्षा को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? KLMN, जो है ना कक्षा, तो कि ये बोल रहा है कि N लिखा हुआ है, कुछ और लिखा गया क्या? N है ना, KLMN, परमाणु की कक्षाओं को KLMN से सूचित करते हैं, आगे भी कर सकते हैं, ठीक है, तो KLMN से सूचित करते हैं। बोर-बोरी योजना कहता है कि किसी भी कक्षा में, यानी परमाणु के किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। बोर-बोरी योजना क्या कहता है कि किसी भी कक्षा में, ये क्या कक्षा है, ठीक है, KLMN, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, सोमर, आगे क्या बोलते हैं, ये क्या है, नंबर, जो कक्षा है नंबर 1 2 3 के कक्षा का संख्या है। कहता है कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, 2n², अधिकतम संख्या। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, 2n² है, यानी किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगा उसको निकालने का सूत्र है 2n²। जैसे पहली कक्षा में कहें तो पहली कक्षा के लिए n कितना होगा, 1 होगा, तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2, यानी पहली कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। l दूसरी कक्षा हो गया, तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 4 दूना 8, दूसरी कक्षा में मैक्सिमम 8, तीसरी में 3 दूना 9 18, चौथी में 32। m सेल, m सतह यानी सेल, m सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या m कह रहा है। तो अभी बताएं KLMN, m की कौन सी है कक्षा, तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा, यानी n बराबर 3, तो 2 n के स्क्वायर करेंगे, 3 के स्क्वायर तो 9 9 दूना 18, यानी 18। नेक्स्ट देखते हैं, n कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, n कोष में अधिकतम खाली जगह इलेक्ट्रॉन होंगे, n कोष कह रहा था, KLMN, n कौन हो गया, चौथी कक्षा, तो चौथी कक्षा होगा तो 2 n के स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 दूना 32। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरी कक्षा को, यानी तीसरी KLMN, तीसरी कक्षा को क्या कहते हैं, m कहते हैं। तीसरी कक्षा को खाली जगह सेल के रूप में निरूपित करते हैं, m। किसी एक सेल में समायोजित की जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र क्या, अभी बताए थे 2n², वही प्रश्न दोबारा आ गया, 2n²। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो गया धन्यवाद, थैंक यू लिखा हुआ है। तो ये था आज का सेट। अब देखिए इसमें कि जो हम जिस फॉर्मेट में पढ़ाएं ये सब, ठीक है, उसी फॉर्मेट में जैसे जैसे हम समझाएं ये सब इसी फॉर्मेट में क्या मिल जाएगा आपको, PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम सेट लेके चौथा आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।